Hello, everyone. I hope you all are doing fine. I am Dr. Seetal Sharma and bringing you one more time another session on BSA. I know this session, the recording of the session is pending for so long. Um, I am really, really held up at the test series batch which is going on. And again, getting so many queries with respect to the test series. तो जब भी मैं lecture record करती हूँ YouTube पे, so I always, make it clear for the students that yes, now it is the time to join the test series. क्योंकि ये common सवाल बच्चे पूछते रहते हैं. And yes, people are getting, prepared. क्योंकि इस साल notifications पंजाब एंड हरियाणा की expected हैं. तो well in time join कीजिए. You cannot just spare 2 months or 3 months for the answer writing. Answer writing is a skill, that develops over a period of time. So better रहेगा कि इसको आप अगर आप timely join करते हैं तो it is easier for the student and it is also easier for the teacher, to make you learn everything which I want to. So yes, test series है, time लगता है, skill है, skill को develop होने में time लगता है. So give yourself 6 to 7 months. And further detail अगर आपको कोई भी चाहिए, so I will drop my email ID in the description of this lecture. वहाँ पे आप अपनी queries post कर सकते हैं. And it's like जब भी आप कुछ भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, सो it's the quality that I offer. And that is my main focus, कि ये एक स्किल है, उसको स्किल की तरह ही डेवलप करें. क्योंकि पेपर में किस तरीके का सवाल आता है और आप हर आंसर को किस तरीके से लिखेंगे, यही हम इस 6-7 मंथ्स के अंदर कवर अप करते हैं. बाकी इसकी ड्यूरेशन एज इट इज टेस्ट सीरीज की कोई 6-7 मंथ्स की नहीं रहती है. इट गोज बियॉन्ड टिल द टाइम पेपर इज आउट एंड यू क्लियर द पेपर. बट 6-7 मंथ्स में इसलिए बोल रही हूँ कि इसमें हम एक बार अपना सिलेबस गो थ्रू करके रिवाइज करके आई डिवाइड द टॉपिक्स, उस हिसाब से हमारे टेस्ट होते हैं. एंड देन यू अटेम्प्ट दोस टेस्ट एंड आई इवेलुएट. बट एक बार सारा सिलेबस गो थ्रू करने के लिए हमें 6-7 मंथ्स लग जाते हैं और उसके बाद हम क्यूमुलेटिव टेस्ट के ऊपर आ जाते हैं, लाइक सिविल लॉ 1, 2 एंड क्रिमिनल लॉ. जिस तरीके से पेपर में उसी पैटर्न के ऊपर आपके टेस्ट शुरू हो जाते हैं. नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ द टेस्ट. एंड एज इट इज अगर हम देखें इसको, तो ड्यूरेशन भी ऐसा कोई लिमिट नहीं होती है टिल द टाइम व्हेन आई एम सेइंग दैट व्हेन द पेपर इज आउट एंड देन आप जज बन जाते हैं, तब तक ये दिस गोज ऑन. सो यस, नाउ इट इज द राइट टाइम टू ज्वाइन. रिविजन भी नहीं हुई है, एक बहुत बड़ी बात. कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम अभी तो रिवाइज ही नहीं किया है तो टेस्ट कैसे दें. सी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी आपने बैच ज्वाइन कर लिया था, कोचिंग अटेंड कर ली एंड देन यू हैव ऑलरेडी रिटन एवरीथिंग एंड उसको आप रिवाइज करेंगे फिर टेस्ट करेंगे, देन इट इज गोइंग टू टेक अप डबल द टाइम. टेस्ट सीरीज का मतलब ही यही है दैट आई एम गोइंग टू गिव यू द सिलेबस एंड देन यू आर गोइंग टू रिवाइज. ठीक है, एंड देन यू आर गोइंग टू गिव द टेस्ट. तो पहले सारा रिवाइज करके फिर जब आप टेस्ट देंगे तो वो अल्टीमेटली यू आर डूइंग इट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन. एंड पहले अगर रिवीजन हो रही है उसके साथ टेस्ट नहीं हो रहे हैं, इवैल्यूएशन नहीं हो रही है, तो फिर वो रिवीजन का कोई फायदा नहीं है. सो रिवाइज द टॉपिक्स विद मी, अटेम्प्ट, एंड देन वो टॉपिक्स आपके जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं और आपको समझ आ जाती है कि इस टॉपिक के ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको अटेम्प्ट कैसे करना है. सो यस, दिस इज व्हाट वी लर्न इन द टेस्ट सीरीज. And again, I'm repeating, now is the time. Okay. Now moving on to BSA. BSA के अंदर, last lectures जहां तक हमने cover up किया था, that was section 11. So I'll cover up today admissions तक. So कोशिश यही रहेगी admissions को cover up कर लें. Next lecture के अंदर हम confessions लेके आएंगे. So let's start with section 12. Now section 12 बहुत बड़ा section है. इसके अंदर जितनी भी illustrations हैं पहले तो these are all important. तो सारी ही करनी है आपको. ऐसा नहीं है कि मतलब ये आपको इलस्ट्रेशंस पढ़नी नहीं है. प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट रहती हैं एंड आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट रहती है. ठीक है, सो लेट्स सी. बिफोर वी स्टार्ट सेक्शन 12 का बेसिक समझ लेते हैं. तो सेक्शन 12 जो है वो सिंपली यही बात कहता है कि जो फैक्ट्स होते हैं आपके वो दो तरीके के होते हैं. एक फिजिकल फैक्ट होते हैं, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट्स होते हैं. जब हम बात कर रहे हैं फिजिकल फैक्ट्स की, तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट ऑफ बॉडी. And when we are talking about the psychological facts, that means we are talking about the mental state of mind, bodily feeling. The mental state of mind or the bodily feeling. तो ये आपका सेक्शन 12 के अंदर जो है वो सारा कवर अप होता है.
सेक्शन 12 के बाद हम पढ़ेंगे सेक्शन 13. सेक्शन 13 इज नथिंग, इट इज एक्चुअली द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 12. जो जनरल रूल है आपका सेक्शन 12 के अंदर, उसी की ही जनरल एप्लीकेशन जो है वो सेक्शन 13 के अंदर है. बट सेक्शन 12 जो है वो बहुत वाइड है इन नेचर, एंड सेक्शन 13 का जो स्कोप है वो नैरो है. इट ओनली कवर्स फ्यू थिंग्स, राइट. एंड सेक्शन 14 सिंपल है, कोर्स ऑफ बिजनेस करेंगे, उसके बाद हमारा मेन टॉपिक शुरू होगा, दैट इज एडमिशंस from section 15. Now let's quickly start with section 12. Let's see facts showing existence of state of mind or of body or bodily feeling. Section 12 के ऊपर अगर आपको कोई भी सवाल आता है तो उसमें आप एक कोट यूज कर सकते हैं in the beginning of that answer, which is external actions reveal inner secret. I will write it here. External actions reveal inner secrets. ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, इसको लिख लिया कीजिए. दिस कैन रियली इनहांस योर आंसर, राइट. सो एक्सटर्नल एक्शन रिवील इनर सीक्रेट्स, मतलब जिस तरीके का सेक्शन 12 के अंदर वी आर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट ऑफ बॉडी, स्टेट ऑफ माइंड, राइट. कि क्या उस पर्सन को जब उसने एक पर्टिकुलर एक्ट किया, क्या उसकी इंटेंशन थी, क्या उसकी नॉलेज थी, क्या उसका गुड फेथ था, क्या उसकी इल विल थी, नेग्लिजेंस थी, वो सारा हमारा मेंटल स्टेट ऑफ माइंड के अंदर कवर अप होता है. तो किसी की मेंटल स्टेट ऑफ माइंड जानना आसान नहीं होता है, उसका कोई डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल नहीं होता. तो दैट मीन्स हम क्या करते हैं, किसी का अगर मेंटल स्टेट ऑफ माइंड जानना होता है तो समटाइम्स वी लुक इनटू द सर्कमस्टांसेस जिसमें वो उसने एक्ट परफॉर्म किया. तो बेसिकली वी आर लुकिंग फॉर द फिजिकल फैक्ट्स. तो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स का जब हमें एविडेंस चाहिए होता है तो कहीं ना कहीं वी आर लुकिंग फॉर द फिजिकल फैक्ट्स, वी आर लुकिंग फॉर द सर्कमस्टांसेस, वी आर लुकिंग एट हिज एक्शंस. क्योंकि कई बार जो होता है एक्शंस आपके, they speak louder than words. So let's just see, that is why we are saying external actions reveal inner secrets. तो सेक्शन 12 के अंदर जब भी हम ऐसे फैक्ट्स जो शो करते हैं स्टेट ऑफ बॉडी, बॉडीली फीलिंग या मेंटल स्टेट ऑफ माइंड, अगर वो रेलेवेंट होते हैं आपके, तो उनको प्रूव करने के लिए वी टेक इनटू कंसिडरेशन द होल सर्कमस्टांसेस, द होल सराउंडिंग्स जिसमें वो एक्ट परफॉर्म किया गया. ठीक है. Now let's see here. Facts showing the existence of any state of mind, such as intention, knowledge, good faith, negligence, rashness, ill will, or goodwill towards any particular person, or showing the existence of any state of body or bodily feeling, they are relevant. तो ये सारे facts, physical as well as psychological facts, सारे relevant हैं. When the existence of any such state of mind, bodily feeling, or mental state is in fact or relevant. तो ये सारी चीजें फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्ट्स ये तभी रेलेवेंट हैं अगर हमारा मेन इशू या रेलेवेंट इशू ही यही है कि हमें ये फैक्ट एंड इशू क्या है हमारा, दैट क्या इस पर्सन की इंटेंशन थी, क्या उसकी नॉलेज थी, क्या उसका इल विल था, क्या उसका गुड फेथ था. तो व्हेन दीज क्वेश्चंस आर देयर ड्यूरिंग द ट्रायल, तो ये सारे फैक्ट्स जो इन क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं प्रूव करते हैं वो सारे के सारे रेलेवेंट हो जाते हैं. नाउ एक्सप्लेनेशन वन इज, a fact relevant as showing the existence of a relevant state of mind must show that the state of mind exists not generally but in reference to the particular matter in question. Like, what are we saying is that वो person जो है उससे यही expected है. जैसे हम किसी के बारे में अगर हम कोई बात करते हैं, वो generally rash चलाता है, या वो जनरली रैश ड्राइव करता है, एंड जनरली जो है वो नेग्लिजेंट है अपने कोर्स ऑफ एक्शंस के अंदर, कॉन्डक्ट के अंदर. तो ये वाले फैक्ट्स हम रेलेवेंट नहीं कर सकते. जब हम किसी की नेग्लिजेंस बता रहे हैं, जब हम किसी की एक रैश बिहेवियर के बारे में बात करें, या किसी का गुड फेथ या किसी की इंटेंशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो एक किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस को रिलेटिंग होना चाहिए, वो एक उसका जनरल बिहेवियर नहीं होना चाहिए. But where, upon the trial of a person who is accused of an offense, the previous commission by the accused of an offense is relevant within the meaning of the section, the previous conviction of such person shall also be a relevant fact. You must have seen that कई बार क्या होता है कि किसी offenses के अंदर, ये usually criminal cases के अंदर होता है, कि जहाँ पे भी एक person का ट्रायल चल रहा है और जब हमने उसके ट्रायल के अंदर उसका एक उसको पनिशमेंट सुनानी होती है, सेंटेंस पास करना होता है, तो पता होता है कि अगर तो उसने ये ऑफेंस रिपीट किया है
तो फिर उसकी हायर पनिशमेंट होगी, ग्रेवर फॉर्म के अंदर कई बार आ जाता है। तो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि वहां पे ये प्रीवियस कन्विक्शन जो होती है, इवन दो ये उसके प्रेजेंट वाले एक्ट के साथ रिलेटेड नहीं है, ये उसका प्रीवियस वाला एक्ट है, फिर भी हम उसको रेलेवेंट कर सकते हैं। नाउ एक्सप्लेनेशन वन ने क्या कहा था कि वही वाले फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे, वही स्टेट ऑफ माइंड रेलेवेंट होगा जो आपके मेन क्वेश्चन, जो फैक्ट इन इशू के साथ रिलेटिंग है, अब जनरली नहीं कि इसने तो इसका तो काम ही है ऑफेंस करना। बट जब प्रीवियस कन्विक्शन की बात आएगी, दैट इज व्हाई एक्सप्लेनेशन टू जो है वो एक तरीके से प्रोवाइजो का काम करता है, एक्सेप्शन का काम करता है, कि जब एक एक्यूज का ट्रायल हो रहा है तो वहां पे उसका प्रीवियस कन्विक्शन अगर हमें जरूरी है in order to know that he is a habitual offender, या हम कह सकते हैं that this person जो उसकी सेंटेंस उसको मिलनी है वो थोड़ा सा इनहांस्ड या ग्रेवर फॉर्म के अंदर वो आएगा, तो देन दैट सिचुएशन के अंदर जो उसका प्रीवियस कन्विक्शन होगा वो भी रिलेवेंट होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशन जैसे कि मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 12 की, इसके ऊपर इलस्ट्रेशंस में से ही समटाइम्स जो है वो क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर। A is accused of receiving stolen goods knowing them to be stolen. It is proof that he was in possession of a particular stolen article. The fact that at the same time he was in possession of many other stolen articles is relevant in order to show that he had the knowledge that all of such articles which he was in possession to be stolen. तो ये fact जो है उसकी नॉलेज को प्रूव करता है, उसके स्टेट ऑफ माइंड को प्रूव करता है, दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर एज रिलेवेंट। अब देखो नॉलेज के लिए डायरेक्ट प्रूफ तो नहीं अवेलेबल है, नॉलेज कैसे प्रूव करोगे? तो तभी मैंने बताया था कि नॉलेज को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, वी आर कंसिडरिंग द अदर circumstances, the other physical facts. तो other physical facts क्या है, that at that moment he was also in possession of the other stolen goods. तो ये physical fact हो गया, तो this shows knowledge. A is accused of fraudulently delivering to another person a counterfeit currency. ये बहुत बार पूछा गया है, इसको मार्क कर लीजिए। Which at the time when he delivered, he knew it to be counterfeit. The fact that at the time of its delivery, A was possessed of a number of other pieces of counterfeit currency is relevant because obviously you had knowledge. So this particular fact it proves knowledge. Next is A sues B for the damage which is done by a dog of B's, which B knew to be ferocious. The fact that the dog had previously bitten XYZ and they had made complaints, this is relevant. जनरली अगर है कि वो फेरोशियस है, मुझे पता है वो फेरोशियस है, बट इस चीज को प्रूव कैसे करोगे? प्रूव किया आपने अदर फिजिकल फैक्ट्स है कि पहले भी XYZ को द डॉग हैज बिटन एंड दिस हैज B is aware of that particular fact that yes there is a breach. The question is whether A, the acceptor of bill of exchange, knew that the name of the pay is the person to whom the payment is to be made, was fictitious. The fact that A had accepted other bills drawn in the same manner before they could have been transmitted to him by the payee, if the payee had been a real person, is relevant, showing that he knew, he had the knowledge that the person, the payee is the fictitious person. A is accused of defaming B by publishing an imputation intended to harm the reputation of B. The fact of previous publications by A respecting B showing ill will on the part of A towards B is relevant as proving A's intention to harm B's reputation by the particular publication in question. The facts that there was no previous quarrel between A and B and that A repeated the matter complained as he heard of, they are relevant as showing that A did not intend to harm the reputation. So what are we doing basically? In order to know the intention, we are looking at the external actions. So that is why I told you कि ये जो quote है आपका, external actions reveal inner secrets. This you can use in section 12. आप उसके conduct को देख के ये बता सकते हैं कि whether the person intended, he had the ill will, whether the person did not intend, whether the person had the knowledge or not. A sued by B for fraudulently representing to B that C was solvent, whereby B, being induced to trust C, who was insolvent, suffered loss. The fact that at the time when A represented C to be solvent, C was supposed to be solvent by his neighbors and by the persons dealing with him is relevant as showing that A made the representation in good faith. So we are proving the state of mind by taking into consideration the physical facts, the circumstances which are surrounding that, surrounding his conduct. So A is sued by B for the price of work done by B upon a house of which A is owner by the order of C, a contractor.
A's defense is that B's contract was with C. The fact that A paid C for the work in question is relevant as proving that A did in good faith make over to C the management of the work in question, so that C was in a position to contract with B on C's account and not as agent for A. Simple. Okay, then we have A is accused of dishonest misappropriation, which he had found. And the question is whether when he appropriated it, he believed in good faith that the real owner could not be found. The fact that public notice of the loss of the property had been given in place where the A was is relevant as showing that A did not in good faith believe that you know, he did not believe in good faith that the real owner of the property could not be found. The fact that A knew or he had reason to believe that the notice was given fraudulently by C, who had heard of the loss of the property and wished to set up a false claim to it, is relevant as showing that the fact that A knew of the notice did not disapprove A's good faith. Okay. Now, इसमें उन्होंने दोनों तरीके से आपको बात बताई है कि ए को क्या पता था that the real owner cannot be found, whether he was convinced or not. अगर तो किसी ने नोटिस दे दिया तो देन ए कैन नॉट प्रूव हिज गुड फेथ. बट अगर जिसने नोटिस दिया ए को पता है दैट वो पर्सन भी रियल ओनर नहीं है एंड ही इज फॉल्सली सेटिंग अप हिज क्लेम, तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा कि ए जो है उसका गुड फेथ इस वजह से डिस्प्रूव नहीं होगा. ही न्यू ऑफ द नोटिस बट दैट एट द सेम टाइम ही न्यू कि जिसने नोटिस लगाया है वो खुद रियल ओनर नहीं है and he is putting up a false claim in order to get benefit out of that. तो उसमें ए का गुड फेथ जो है वो इंटैक्ट ही रहे. Okay. A is charged with shooting at B with intent to kill him. In order to show A's intention, the fact of A's having previously shot at B may be proved because this shows his intention and this shows also that कि गलती से नहीं हुआ है, उसकी इंटेंशन है, पहले भी उसने ऐसे किया है. ये आप जो इलस्ट्रेशन है, this is something that is based upon the facts of the case. The name of the case is R versus Book, English case. Pre के लिए important है आप. Then we have A is charged with sending threatening letters to B. Threatening letters previously which are sent by A to B may be proved as showing the intention of the letters. The question is whether A has been guilty of cruelty towards his wife, B. Expressions of their feeling towards each other shortly before or after the alleged cruelty are relevant facts. The question is whether A's death was caused by poison. Statements made by A during his illness as to his symptoms are relevant facts because this shows that A had the knowledge about the bodily feeling of someone else. Right? The question is, what was the state of A's health at the time when an insurance on his life was effective? Statements made by A as to the state of his health at or near the time, they are considered as relevant facts. A sues B for negligence in providing him with a car for hire not reasonably fit to use, whereby A was injured. The fact that B's attention was drawn on the other occasions to the defect of that car is relevant. This shows that B had the knowledge. So the fact that B was habitually negligent about the cars which he let is irrelevant. सारी मतलब अगर हम कहें कि बी जो है वो अपनी गाड़ियों का ध्यान ही नहीं रखता है, ही इज जनरली नेग्लिजेंट अबाउट द कंडीशन ऑफ हिज कार, दिस इज नॉट रेलेवेंट. बट एक पर्टिकुलर कार के बारे में उसको बताया गया था अगेन एंड अगेन, देन दिस इज रेलेवेंट एज शोइंग हिज नेग्लिजेंट बिहेवियर टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर कार. A strive for the murder of B by intentionally shooting him dead. The fact that A on the other occasions also he has shot, that is relevant. A अगर हम कहें कि B जो है उसका एक आदत ही है to habitually shoot at others, that is considered as irrelevant. A is tried for a crime. The fact that he said something indicating an intention to commit the particular crime is relevant. The fact that he something indicating a general dispositions to commit crimes, अगर हम कहें कि वो तो हमेशा ही बोलता रहता है दैट उसका कोई क्राइम करना है, उसने ऑफेंस करना है जनरल, वो एविडेंस रेलेवेंट नहीं है. किसी को पर्टिकुलर क्राइम या ऑफेंस की बात की और उसने अगर वो कर दिया, दैट इज कंसिडर्ड एज रेलेवेंट. तो दिस इज सेक्शन 12, wider in nature. Physical and psychological facts both are covered. Okay. Let's see now. इसके अंदर हम एक केस लॉ कर सकते हैं which is important. This is Sardul Singh. This is Kavisha.
versus State of Bombay, 1957 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन दे देती हूँ आपको, या आप ऑब्जर्वेशन लिख लीजिए, दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, यू कैन राइट इट डाउन। एक कोट है, एविडेंस, आई कैन जस्ट स्पीक इट आउट, यू कैन राइट इट डाउन। एविडेंस इन रिबटल, evidence in rebuttal of a probable defense on the question of intention evidence in rebuttal of a probable defense on the question of intention can be led by the prosecution, can be led by the prosecution as it is natural to anticipate, as it is natural to anticipate a likely defense, a likely defense and to give evidence, and to give evidence in rebuttal of such defense is nothing more, is nothing more than proving the criminal intention. It is nothing more than proving the criminal intention beyond reasonable doubt. It is nothing more than proving the criminal intention beyond reasonable doubt. So what are we saying? We are saying that इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब भी प्रोसिक्यूशन अपना केस लीड करता है, देयर इज अ लाइटलीहुड कि डिफेंस के अंदर वो एक्यूज्ड हमेशा यही करेगा कि उसको नॉलेज नहीं थी, उसकी इंटेंशन नहीं थी, या आई डिड दिस इन गुड फेथ, देयर वाज नो इल विल, राइट। तो वो अपना एक स्टेट ऑफ माइंड प्रूव करने की कोशिश करे। सो ऑब्वियसली इट इज नेचुरल टू एंटिसिपेट कि वो ऐसा कहेगा, बट प्रोसिक्यूशन इन रिबटल जो है वो एविडेंस अपना दे सकता है। तो वो एविडेंस कैसे दे सकता है? फॉर एग्जाम्पल, suppose if a person has said that I did not know that I was in possession of, that the coin that the currency that I delivered to so and so person, मुझे पता नहीं था ये फेक है। बट द प्रोसिक्यूशन ये कह सकता है कि नहीं, उसको पता था कि ये फेक नहीं है, बिकॉज ऑन प्रीवियस ओकेजन ऑल्सो उसके पास या अभी भी इसकी पोजेशन के अंदर जो है वो ये सारी काउंटरफेट करेंसी है। सो दिस शोज हिज नॉलेज। तो डिफेंस हमेशा ही अपना एक डिफेंस लेके आएगा विद रिस्पेक्ट टू द इंटेंशन, विद रिस्पेक्ट टू द नॉलेज। बट प्रोसिक्यूशन का काम क्या है कि वो एविडेंस इन रिबटल दे, और उसका काम बस यही होता है टू प्रूव दैट देयर इज अ क्रिमिनल इंटेंशन which is beyond reasonable doubt, prosecution has to establish. Okay. All right. Now we have section 13. Now what is section 13? Let's see this. Facts bearing on the question whether the act was accidental or intentional. तो कई बार क्या होता है कि फैक्ट्स या कुछ ऐसा इंसिडेंट्स हुए हैं कि हमें समझ नहीं आता कि ये एक्सीडेंट था या ये इंसिडेंटल ही था, राइट। नेचुरल कोर्स ऑफ थिंग्स की वजह से हुआ है या एक्चुअल में ये इंटेंशनल, सॉरी इंटेंशनल। Let's see, when there is a question whether an act was accidental or intentional, or it was done with a particular knowledge or intention, the fact that such act formed the part of a series of similar occurrences in which of the person doing the act was concerned is irrelevant. Now, let's see the illustrations. A is accused of, ये भी illustrations बहुत important हैं, ये भी प्री में या मेंस में आपसे पूछ ली जाती हैं। So A is accused of burning his house in order to obtain the money for which it is insured.
the facts that A lived in several houses successively, each of which he insured, in which a fire occurred, and after each of which fires A received the payment from the different insurance companies, they are relevant as tending to show that the fires were not accidental. So basically, what is Section 13 trying to establish? Modus operandi कि पहले भी जिस घर में ये रहा है उसने वहां पे जो है वो एक तरीके से फॉल्स एक अलार्म किया है फायर का, एंड देन ही हैज ट्राइड टू एक्सट्रैक्ट द मनी फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। और इसके साथ ये पहली बार नहीं हुआ है, कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक्सीडेंट नहीं है, बट दिस इज इंटेंशनल इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट द मनी फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनीज ईयर्स डाउन दैट। तो जो भी प्रीवियस ओकेजन्स के ऊपर हुआ है दैट इज कंसिडर्ड एज रेलेवेंट बिकॉज दिस शोज हिज इंटेंशन। A is employed to receive money from the debtors of B. It is A's duty to make entries in a book showing the amount received by him. He makes an entry showing that on particular occasion he received less than he actually received. The question is whether this fall entry was accidental, गलती से उससे ये entry हुई है. The thing is, अगर तो ये आप fact prove कर सकते हैं कि पहले भी उसने ऐसे किया है. The facts that the other entries which were made by A in the same books, they are false. And the false entry in each case in favor of A, they are relevant because इससे उसकी intention पता चलती है. A is accused of fraudulently delivering to B a counterfeit currency. The question is whether the delivery of the currency was accidental. The facts that soon before he has delivered the counterfeit currency to 3 different persons are relevant, showing that the delivery was not accidental. तो आपने देखा ये एक illustration हमने 12 के अंदर भी की है, तो ये थोड़ा सा overlapping भी है, ये 12 and 13 दोनों cover करता है. But then basically, what I told you that section 13 कुछ नहीं है. It is the section is actually applying the general rule which is basically laid down in section 12. तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है, स्कोप का फर्क है section 12 and 13 के अंदर. तो अगर हम सेक्शन 12 के अंदर देखें तो ये वाइडर है, जैसे मैंने आपको बताया. इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ माइंड, लाइक नॉलेज है, नेग्लिजेंस है, रैश बिहेवियर है, इल विल है, गुड फेथ है, इंटेंशन, नॉलेज, ये सब कवर करता है. ठीक है. और अगर हम सेक्शन 13 के अंदर देखते हैं तो इट इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू इंटेंशन और नॉलेज, बस. एंड मोर ओवर फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 13 आपको ये भी देखना पड़ता है कि सिमिलर अकरेंसेस हुई हैं जिसमें वो पर्सन कंसर्न्ड. ठीक है. एक और डिफरेंस आ जाता है बीच में. सेक्शन 12 जो है ये आपको एक जनरल रूल है कि ये सारे फैक्ट्स रेलेवेंट होते हैं. सेक्शन 13 के अंदर वी आर ओनली लुकिंग फॉर द मोडस ऑपरेंडी. दैट इज व्हाई आई सेड सिमिलर अकरेंसेस होनी चाहिए पास्ट. दिस इज बेसिकली लुकिंग फॉर द मोडस ऑपरेंडी, जहां पे भी मोडस ऑपरेंडी दैट इज डूइंग ऑफ अ पर्टिकुलर एक्ट, एक तरीका एक एक्ट को परफॉर्म करने का, अगर वो सेम है तो आपका सेक्शन 13 भी अप्लाई. So this was section 12 and 13. Now we move on to section 14. Section 14 says existence of the course of business when relevant. So when there is a question whether a particular act was done, the existence of any course of business according to which it naturally would have been done is a relevant fact. The question is whether a particular letter was dispatched. The fact that it was the ordinary course of business to put all the letters at one place and then it is carried to the post, and that particular letter was put in that place, it is considered as relevant. The question is whether a letter reached A, the fact it was posted in due course, and this was not returned through the returning letter officer, that is relevant. Now, let's compare this section 14 and then we will also compare it to section 119 or uska illustration F. Okay, let's see this. Now, section 14 कहता है, and then we have section 119 का illustration. दोनों में फर्क क्या है, एक ही तरीके से बात करते हैं. सेक्शन 14 कहता है कि what is relevant? Basically, the course of doing a particular thing. ठीक है. तो बेसिकली अगर आपने किसी एक चीज को, जो उसका तरीका है उसको करने का, अगर आपने वैसे किया है देन वी प्रिज्यूम दैट कि वो चीज होगी. 19F के अंदर 119F की illustration के अंदर what are we making relevant कि once this is established, the course of thing you have established, then we presume कि वो act हो गया.
the act is done, then we raise presumption. सेक्शन 14 वो उस चीज को रेलेवेंट बना, वो कोर्स ऑफ कॉन्डक्ट को, कोर्स ऑफ डूइंग थिंग को रेलेवेंट बना, बिकॉज वी आर डूइंग द चैप्टर रेलेवेंसी। 119F के अंदर इस पर्टिकुलर फैक्ट के ऊपर, क्योंकि ये रेलेवेंट है, हम अपनी फिर नेक्स्ट प्रिजम्पशन रेज करते हैं। वी रेज द प्रिजम्पशन दैट दिस हैज बीन डन। ठीक है, तो एक कह सकते हैं आप कि एक स्टेप फर्दर जाते हैं 119 के। ओके, दैट्स ऑल एंड नाउ वी स्टार्ट ऑफ विद एडमिशंस, जो हमारा मेन टॉपिक है। वेरी इंपॉर्टेंट, एडमिशंस। ओके, एडमिशंस क्या होते हैं? एडमिशंस को हम जो है वो एक स्टेटमेंट की तरह मानते हैं। ये स्टेटमेंट जो है वो आपकी ओरल हो सकती है, वो डॉक्यूमेंट्री हो सकती है, वो इलेक्ट्रॉनिकली हो सकती है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट एक इन्फ्रेंस सजेस्ट करती है। इट सजेस्ट एन इन्फ्रेंस किसके रिगार्डिंग? टू द फैक्ट एंड इशू या रेलेवेंट फैक्ट। ठीक है, अब क्योंकि इतनी डेफिनेशन ही है एडमिशंस, अभी हम जब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे आपका कन्फेशंस, तो उसमें आपको कुछ डिफरेंसेस पता चलेंगे। तो बेसिकली एडमिशन जो है वो एक जीनस की तरह है, क्योंकि ये स्टेटमेंट विच सजेस्ट एन इन्फरेंस, फैक्ट एंड इशू या रेलेवेंट फैक्ट, उसी का एक पार्ट होता है कन्फेशन। व्हाट इज कन्फेशन? कन्फेशन भी एक स्टेटमेंट, राइट? बट ये जो इन्फ्रेंस सजेस्ट करती है वो क्या है? द सजेस्ट एन इन्फ्रेंस, एक ही इन्फ्रेंस वो सजेस्ट करती है दैट एक्यूज्ड इज गिल्टी। ये इन्फ्रेंस ये सजेस्ट करती है एक्यूज्ड इज गिल्टी, तो वो होती है कन्फेशन, है एडमिशन थी। सो बेसिकली जब हम कन्फेशन को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कन्फेशन इज एन एडमिशन विच सजेस्ट एन इन्फ्रेंस दैट एक्यूज्ड इज गिल्टी। कन्फेशंस को लेके स्पेशल लॉज हैं हमारे, स्पेशल रूल्स हैं, तो ये जनरली एडमिसिबल नहीं है। अगर वो रूल्स को फॉलो हम करते हैं, एसेंशियल्स पूरे हो रहे हैं, तो ही कन्फेशन एडमिसिबल है। एडमिशंस को लेके हमारे कुछ रूल्स हैं। एक बेसिक रूल ये है कि एडमिशन वही एडमिसिबल होती है जो अगेंस्ट द मेकर है। जो उसके फेवर वाली स्टेटमेंट्स होती हैं वो जनरली एडमिसिबल नहीं होती, क्योंकि फेवर में तो हम अपने बारे में, अपने कोई भी ऐसी चीज है जो हमने, जो हमारे फेवर में है, वो तो हम फिर बोलते ही रहेंगे। सो समथिंग विच इज इन आवर इंटरेस्ट, तो फिर तो वो हम जानबूझ के वो चीज बोलेंगे। सो इट विल नॉट बी सेफर कि हम ऐसी एडमिशंस को जो है वो रेलिवेंट बनाए। तो जो अगेंस्ट द मेकर होती है वो रेलिवेंट होती है जनरल। जो फेवर वाली स्टेटमेंट्स होती हैं आपकी, वो जनरली एडमिसिबल नहीं होती हैं unless it falls in one of the exceptions which are given under section 9। ठीक है, कन्फेशन विच आर एडमिशंस नो डाउट, बस उसमें क्या होता है, वो स्टेटमेंट्स ही होते हैं, उसमें होता है कि विच सजेस्ट एन इन्फ्रेंस कि वन पर्सन इज गिल्टी, वो एडमिसिबल होती हैं बट ओनली इफ इट फुलफिल्स द क्राइटेरिया, स्पेशल रूल्स हैं उसके लिए तब, अदरवाइज नहीं। ठीक है, कन्फेशन इज एन एडमिशन। सो लेट्स सी व्हाट इज एडमिशन। एडमिशन यहाँ पे जो डिफाइंड है, उन्होंने कहा एडमिशन इज अ स्टेटमेंट, यही हमने लिखा, oral, documentary, electronic form, which suggests any inference to the fact and issue or to the relevant fact, and which is made by any person and under the circumstances hereinafter mentioned. Now, due to this kind of a definition, we say कि जो section 15 के अंदर admission की definition है, this is not comprehensive, this is not complete, because ये हमें ये नहीं बताता है कि कौन से लोगों की admission relevant है। It just mentioned made by any of the persons, कौन से persons ये नहीं बताया। Made under any circumstances which are given below, तो circumstances के बारे में नहीं बताया, तो उसके लिए we are looking for section 16, 17 and 18। Definition 15, incomplete definition, then we have to connect it with the provisions which are given under 16, 17 and 18, because 16, 17, 18 हमें बताते हैं कि एक एडमिशन कैसे एडमिसिबल होगी, कौन कौन से लोग स्टेटमेंट्स अगर देंगे तो उनकी स्टेटमेंट्स हम रेलिवेंट कर सकते हैं। सारे लोगों की स्टेटमेंट्स रेलिवेंट हो सकती हैं नहीं,
जिनकी बारे में बात की गई है सेक्शन 16, 17, 18 उनकी। दूसरा, स्टेटमेंट्स फेवर वाली नहीं होनी चाहिए अनलेस आपका केस जो है वो सेक्शन 19 के अंदर फॉल। ठीक है, लेट्स सी सेक्शन 16। एंड बिफोर वी गो टू सेक्शन 16, थोड़ा सा एडमिशन के बारे में हम डिस्कस करें। ओके, एक एडमिशन एविडेंस कब बनता है? When it becomes evidence. So let's see this. Okay. अगर आपने कोई भी एडमिशन दी है कोर्ट के आगे, ड्यूरिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग्स कुछ भी आपने एडमिट किया है, तो वो रेलेवेंट है। अदर प्रोसीडिंग्स में भी रेलेवेंट होगा? द आंसर इज यस। आपने कुछ भी एडमिट किया अपनी प्लीडिंग्स, क्लेम्ड रिटन स्टेटमेंट के अंदर, क्या वो भी रेलेवेंट है? यस, वो भी रेलेवेंट है, वो एविडेंस पार्ट बन जाएगा, पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड बन जाएगा। नेक्स्ट वी हैव एडमिशन जो रिकॉर्ड कर दी गई है एक जजमेंट के अंदर, क्या वो भी पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड बन जाएगा? आंसर इज यस, वो भी पार्ट ऑफ रिकॉर्ड। सो इट इज अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस बेसिकली, नो डाउट, सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस है। और अगर ये ट्रुथफुल है, ट्रस्टवर्दी है, बाकी सारी कंडीशंस जो हैं वो किसी भी तरीके से अनड्यू इन्फ्लुएंस या कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज जहां से हमें लगे कि नहीं ये स्टेटमेंट गलत है या सर्कमस्टांस में नहीं होनी चाहिए, एंड ऑल दैट, इन ऑल प्रोबेबिलिटीज इट सीम्स फाइन, तो ये एक सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस है। इसके लिए हमें कोई भी कॉरोबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस और नहीं चाहिए टू स्ट्रेंथन इट। ठीक है, तो एडमिशन एक सब्सटैंटिव प्रूफ माना जाता है। एडमिशंस को हम क्यों रेलेवेंट करते हैं? नाउ द थिंग इज दैट ड्यूरिंग द ट्रायल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, या सबसे ज्यादा टाइम हमें कहाँ लगता है कि एक चीज को प्रूव करने के लिए? मतलब एक फैक्ट को अगर आपने प्रूव करना है या एक रेलेवेंट फैक्ट को आपको प्रूव करना है तो आपको एविडेंस चाहिए। तो एविडेंस इकट्ठा करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो अगर किसी पार्टी ने कोई भी ऐसी स्टेटमेंट दी जो उसके अगेंस्ट थी, जब वो मैटर इन इशू दो पार्टीज के बीच में, तो वो हम रेलेवेंट करके कोर्ट अपना काम आसान कर लेता है एविडेंस को लेकर। फिर कोर्ट को एविडेंस ढूंढना नहीं पड़ता इधर उधर, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पर्सन खुद ही एडमिट कर रहा है। अगर वो खुद एडमिट कर रहा है कोर्ट का काम आसान है। सो द प्रोसीडिंग्स कैन रीच इट्स कंक्लूजन। सो दिस इज द रीजन वी मेक एडमिशंस relevant and admissible, substantive piece of evidence है। ठीक है। अगर आगे जाके हम करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडमिशन एंड कन्फेशन, तो एक कॉमन सिमिलैरिटी यही है कि कन्फेशन इज अ पार्ट ऑफ एडमिशन, कन्फेशन इज एन एडमिशन। फर्क ये रहता है बस कि एडमिशन एंड कन्फेशन की ट्रीटमेंट टोटली डिफरेंट है। कन्फेशन सिर्फ एक इन्फ्रेंस सजेस्ट करता है दैट द एक्यूज्ड इज गिल्टी, राइट? एडमिशन कोई भी इन्फ्रेंस सजेस्ट कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू द फैक्ट इन इशू और टू द रेलेवेंट फैक्ट। एंड अब फर्दर हम देखेंगे कि रिलेवेंसी को लेके भी थोड़े इनके जो रूल्स हैं वो डिफरेंट हैं। कन्फेशंस को कुछ एसेंशियल्स फुलफिल करने हैं, एडमिशंस ऑलवेज अगेंस्ट द मेकर हैं अगर, तो ही रेलेवेंट है अनलेस दे फॉल अंडर सेक्शन 90। ठीक है, ओके, लेट्स सी फर्दर। ओके, एडमिशन किस फॉर्म में होनी चाहिए? मतलब कोई पर्टिकुलर फॉर्म है तभी वो कंसिडर की जाएगी, या किसी भी अगर फॉर्म है तब भी? किसी भी फॉर्म में हो सकती है, देयर इज नो strict rule for this. So it could be in the form of letters, it could be in the form of documents, जैसे बताया previous pleadings हो सकती हैं, oral हो सकती है, electronic हो सकती है, so it could be in any manner. Petitions में हो सकती है, I can write it down, deeds में हो सकती है, account books में हो सकती है, right? ठीक है। um, कोई भी अकाउंट बुक्स विच आर रेगुलरली केप्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस उसमें भी हो सकती है। एफआईआर के अंदर भी है अगर कुछ, दैट इज ऑल्सो पीस ऑफ डॉक्यूमेंट, वो भी कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी एडमिशंस हैं। क्या एडमिशंस जो है वो इम्प्लाइड भी हो सकती हैं? द आंसर इज यस, इट कैन बी इम्प्लाइड फ्रॉम योर कॉन्डक्ट एज वेल, साइलेंस समटाइम्स। सो एक्सप्रेस इम्प्लाइड दोनों तरीके से हो सकती है। ठीक है,
So basically, it's whatever is said by a party during the proceedings, कोई भी अगर उसकी statement है, so by its own force it is considered as admissible. आपको कोई भी corroborating piece of evidence और नहीं चाहिए उसके लिए, ठीक है? तो आपके conduct के थ्रू, आपके silence के थ्रू ये implied भी हो सकता है, ठीक है? देन एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, दो क्वेश्चंस हैं बेसिकली. क्या पार्टीज ने अगर कुछ एडमिट किया ऑन अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, तो वो तो एडमिसिबल है, वो तो रेलेवेंट है, ठीक है, बाइंडिंग है? द आंसर इज यस. इट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ, राइट? इट ओनली स्टॉप्स द पार्टी दैट वी नो. बट ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ, ऑन प्योर क्वेश्चंस ऑफ लॉ, अगर उनकी कोई स्टेटमेंट आई है, फॉर एग्जाम्पल विद रिस्पेक्ट टू लिमिटेशन, कि एक पार्टी ने पहले एडमिट कर लिया कि हाँ मुझे लग रहा है कि लिमिटेशन पीरियड मेरा एक्सपायर हो गया, तो दिस इज एडमिशन ऑन प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ. मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट जो उसके इंटरेस्ट के खिलाफ है, बट ऑन अ प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ. क्या ये एडमिसिबल है? द आंसर इज नो. हमारा जो सेक्शन 15 से लेके हमारे जो सेक्शन 19 तक है, ये जो सारी प्रोविजंस हैं, this does not take into account the admissions which are on the pure questions of law. So we are only looking for the admissions which are on the questions of fact. तो जो आपने अगर स्टेटमेंट ऐसी कोई दी भी है, तो दैट इज नॉट रेलेवेंट, या इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द पार्टीज. पार्टीज दे कैन resign from their statements, they can go back their statements, कोई फर्क नहीं. तो this is something that is not admissible. Okay. दूसरी चीज, क्या हमें एडमिशन मस्ट बी टेकन एज अ होल? द आंसर इज यस. जनरल रूल यही रहता है कि कोई भी अगर स्टेटमेंट है, उसको आप पूरी की पूरी स्टेटमेंट को ही आप कंसिडर करें. You cannot admit or break the statements in pieces and then admit parts. But sometimes admissions एक बहुत lengthy communication का part भी हो सकती हैं between the parties, letters, documents, WhatsApp. उसमें से अगर आपको लगता है कि आप कोई भी पार्ट एक निकाल के, and this is not going to affect the substance of the statement, वहां पे आप इसको अलग करके एडमिट कर सकते हैं. बट अदरवाइज जनरल रूल यही होता है कि एडमिशंस या कन्फेशंस दे आर एडमिटेड एज अ होल. ऐसा नहीं है कि ऐसी स्टेटमेंट्स जो आपके अगेंस्ट हैं वो हम एडमिट कर रहे हैं और आपके जो फेवर में है वो हम नहीं कर रहे हैं. ऐसा नहीं होता है. सो दैट इज व्हाई वी से कि एक स्टेटमेंट को ब्रेक नहीं करना चाहिए, एज अ होल ही उसको कंसिडर करना चाहिए, ठीक है? ओके. नाउ लेट्स सी फर्दर इफेक्ट ऑफ एडमिशंस. कई बार ये पूछ लेते हैं आपसे, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडमिशंस? तो अगर आपको इफेक्ट जाना है तो यस, सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस है ही है, नो डाउट, बट दिस इज नॉट कंक्लूसिव. पार्टीज अपना एविडेंस लीड कर सकती हैं टू प्रूव अदरवाइज, राइट? नॉट कंक्लूसिव. ज्यादा से ज्यादा ये स्टॉपल के काम करती हैं बस, ठीक है? सो वी हैव सेक्शन 25 BSA फॉर दैट. ओके. सो बेसिकली कई बार क्या होता है कि कोई आपने एक डॉक्यूमेंट लिखा, उसको आप साइन कर देंगे, आपकी ये एडमिशन है, आपने उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें एडमिट की हैं विच आर अगेंस्ट योर इंटरेस्ट, तो वो कंक्लूसिव नहीं है. आप कोई भी एविडेंस रीड कर सकते हैं इन ऑर्डर टू टेल द कोर्ट दैट ये जो साइन है आपके, ये फोर्ज्ड है, या आपके ऊपर अंडर इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करके ये साइन लिए गए हैं. सो दैट वे यू कैन, ठीक है? नाउ वी हैव सेक्शन 16. सेक्शन 16 जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि 15 इज नॉट कंप्लीट, इट डज नॉट टेल अबाउट द पर्सन्स, अबाउट द सर्कमस्टांसेस. सेक्शन 16 आपको बताता है कि कौन से लोगों की स्टेटमेंट्स जो है वो हम रेलेवेंट करते हैं. तो सेक्शन 16 कहता है स्टेटमेंट्स विच आर मेड बाय द पार्टी. तो जो पार्टी टू द प्रोसीडिंग है उनकी स्टेटमेंट्स एडमिसिबल होती हैं, और बाय एन एजेंट, जो उनके एजेंट है, बिकॉज देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी बिटवीन द टू, right? So one person is acting on behalf of the other, so that is why उनकी statements जो हैं वो admit की जाती हैं. The court regards under the circumstances of the case as expressly or impliedly authorized by him to make them are admissions. Statements which are made by the parties to the suit suing or sued in a representative capacity. तो जो भी parties हैं जो sue कर रही हैं और दे आर बीइंग सूड इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, तो उस रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी के अंदर ये सारी जो स्टेटमेंट्स अगर किसी ने दी हैं,
तो वो बाकी सारी पार्टीज के लिए भी जो है वो एडमिसिबल होंगे. They are not admissions unless they were made while the party making them held that character. But you know, as a representative, अगर उसने कोई भी statement दी है, then it is admissible. But if that person was acting in his own capacity, in his individual capacity, he has made the statement, then it will not be relevant against everyone else. Okay. Next, we have the persons who have the any proprietary or the pecuniary interest in the subject matter of the proceeding and who make the statements in their character of persons so interested. तो किसी भी person का proprietary या pecuniary interest है in the subject matter, अगर उसकी कोई statement आई है तो वो भी relevant है. Persons from whom the parties to the suit they have derived their interest in the subject matter of the suit. तो जो भी parties to the suit हैं उन्होंने अगर अपना टाइटल डिराइव किया है किसी थर्ड पार्टी से तो उनकी स्टेटमेंट जो है थर्ड पार्टी की वो रेलेवेंट हो सकती है. ठीक है. Let's see. Okay. There are few things that we need to understand here. इसको आप लिख सकते हैं. So criminal cases की बात करते हैं. Parties in criminal cases. तो क्रिमिनल केसेस के अंदर हमारी पार्टीज कौन हो सकती हैं? सबसे पहले आ गया हमारा एक्यूज्ड. एक्यूज्ड इज अ पार्टी. ठीक है. सो हिज एडमिशंस मतलब उसकी कन्फेशंस भी हो सकती हैं. वो एडमिसिबल हैं, नो डाउट अबाउट इट. बट वो हमें एक्सक्लूजनरी रूल विद रिस्पेक्ट टू कन्फेशंस वो देगा. तो उतना ही पार्ट जितना कहा गया रेलेवेंट उतना ही रेलेवेंट होगा. ठीक है. सपोज अगर कोई कंप्लेंट केस है, द कॉग्निजेंस हैज बीन टेकन ऑन अ कंप्लेंट. ठीक है. तो कंप्लेनेंट की बात कर रहे हैं हम. ठीक. तो कंप्लेनेंट की जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो भी एडमिसिबल होंगी. ठीक है. देन वी हैव सपोज अगर पुलिस रिपोर्ट के ऊपर कॉग्निजेंस आया है तो जो हमारा विक्टिम है ही इज नॉट अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग कि उसकी स्टेटमेंट्स हम एडमिट करें. ठीक है. सो ही इज इन अ पोजिशन ऑफ अ मियर विटनेस. वो विटनेस की कैटेगरी में आएगा. तो जो उसकी स्टेटमेंट्स होंगी वो हम एडमिशंस की तरह एडमिट नहीं कर सकते हैं बट उनको जो है वो हम ट्रीट करते हैं नाउ एज अंडर सेक्शन 148 कॉन्ट्राडिक्ट एंड कॉरोबोरेशन पर्पसेस के लिए. अगर आपने बाई चांस उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना है तो फिर आपने उस पर्टिकुलर पोर्शन के ऊपर जो उसने पहले स्टेटमेंट दी थी या वो अब अगर स्टेटमेंट दे रहा है तो उसको आपने कॉन्ट्राडिक्ट करना है. तो देन यू विल हैव टू ड्रॉ दैट पर्सन्स अटेंशन टू दैट वेरी पार्ट. सो दैट इज नॉट एन एडमिशन. ये याद रखना है. तो क्रिमिनल केसेस में एक्यूज्ड यस ही इज अ पार्टी. तो देयरफॉर जैसे हमने कहा सेक्शन 16 के अंदर पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स उनकी जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो एडमिसिबल. तो एक्यूज की भी स्टेटमेंट्स एडमिसिबल है बट देन यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ दी एक्सक्लूजनरी रूल्स जो कन्फेशंस वाले के अंदर आ जाते हैं वो एडमिसिबल नहीं. कंप्लेन केस है अगर आपका तो यस जो भी उसकी स्टेटमेंट्स होंगी कंप्लेनेंट की वो एडमिशंस की तरह मानी जाती हैं और वो रेलेवेंट है. पुलिस रिपोर्ट के ऊपर अगर कॉग्निजेंस आया है तो जो हमारा विक्टिम होता है उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं ही इज जस्ट अ मियर विटनेस. तो उनको हम एडमिशंस के अंदर नहीं लेके आते हैं. उनको हम सेक्शन 148 एविडेंस एक्ट के अंदर लेके आते हैं कि उसी की स्टेटमेंट्स को हम यूज कर सकते हैं फॉर कॉरोबोरेशन और कॉन्ट्राडिक्शन. कॉन्ट्राडिक्शन के लिए अगर आप उसको यूज कर रहे हैं तो देन यू विल हैव टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ दैट पर्सन टू दैट वेरी पर्सन. ठीक है. तो ये हो गया क्रिमिनल केसेस. नाउ वी हैव सिविल केसेस. सिविल सूट्स. तो इसमें आ जाते हैं पार्टीज दोनों आ जाएंगी प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट. इनकी जो भी स्टेटमेंट्स हैं दे आर पार्टीज टू द सूट. स्टेटमेंट्स इनकी अगर इन गेम्स दी इंटरेस्ट है तो ये दे आर कंसिडर्ड एज एडमिशंस. ठीक है. ओके. देन वी हैव अगर हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल एंड एजेंट की तो देन द फैक्ट ऑफ एजेंसी हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड. पार्टनर्स हैं अगर दो तो उनकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो रेलेवेंट हो सकती हैं. ठीक है. मैनेजर हैं अगर आप मैनेजर पार्टनर्स या हिंदू जॉइंट फैमिली के अंदर करता है इज ऑल्सो एट द स्टेटस ऑफ अ मैनेजर. तो वो सारी उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो रेलेवेंट हो सकती हैं. ठीक है. अगेंस्ट ऑल द फैमिली मेंबर्स ऑल्सो जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. ऑलराइट. रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी के अंदर व्हेन यू सुइंग इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी तो इसमें एग्जीक्यूटिव्स आ सकते हैं, इसमें ट्रस्टीज आ सकते हैं, इसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स आ सकते हैं. सो व्हेन दे हैव मेड अ स्टेटमेंट इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी जब वो कैपेसिटी को होल्ड कर रहे थे
तो वो स्टेटमेंट सबके अगेंस्ट रेलेवेंट हो सकती है, ठीक है। डिराइव देयर इंटरेस्ट, फॉर एग्जाम्पल टेनेंट और किसी और के बीच में झगड़ा है, तो कोई अगर लैंडलॉर्ड ने कोई भी स्टेटमेंट दी थी विद रिस्पेक्ट टू दैट प्रॉपर्टी, बिकॉज लैंडलॉर्ड इज द पर्सन फ्रॉम होम द टेनेंट इज डिराइविंग द टाइटल, राइट। तो ये जो इसकी स्टेटमेंट्स होगी दैट इज कंसिडर एज रेलेवेंट, इस तरीके से। सपोज देयर इज वन पर्सन ए, उसकी प्रॉपर्टी थी, उसने बेच दी बी को, परचेजर है। तो परचेज से पहले ए ने अगर कोई भी स्टेटमेंट दी है विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी विच बी हैज बॉट, तो वो रेलेवेंट हो सकती है, ठीक है। बिकॉज बी इज द वन हु इज डिराइविंग द टाइटल फ्रॉम, ठीक है। तो उसका अगर कोई बी का सी के साथ झगड़ा है एंड सी वांट्स दैट कि ए ने एक स्टेटमेंट दी थी विद रिस्पेक्ट टू दिस प्रॉपर्टी विच बी हैज बॉट, तो वो रेलेवेंट हो सकती है। Then we have these admissions done. Then we move on to section 17. Let's see. Section 17. This is admissions by the persons whose possession must be proved as against to the party to the suit. So this is admission by third persons. Admissions by third persons, इनको हम occasion admissions भी बोलते हैं. Occasion admissions. ठीक है, एक पर्टिकुलर ओकेजन के ऊपर. नाउ इसमें एक हम पहले इलस्ट्रेशन करते हैं, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड. सो ए हैज टू कलेक्ट द रेंट फॉर बी, ठीक है. नाउ बी इज फाइलिंग अ सूट अगेंस्ट ए दैट यू डिड नॉट कलेक्ट द रेंट व्हिच वाज ड्यू फ्रॉम सी. सी, ठीक है. ए डिनाइज दैट रेंट वाज ड्यू. ए ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, देयर वाज नो रेंट व्हिच वाज ड्यू. नाउ C's statement that he owes rent to B. Now this is against A but in favor of B. So B can make this statement relevant. अब C is the person whose liability or his position needs to be proved. अगर इससे कोई भी statement आती है तो that is considered as relevant. This is section 17. Okay, I'll just read it out. Statement made by the person, that is C, whose possession or liability it is necessary to prove as against any party to suit. They are admissions if such statements would be relevant as against such persons in relation to such possession or liability in a suit brought by or against them. By chance अगर B ने C के अगेंस्ट सूट लेके आता तो तब भी ये एडमिशन रेलेवेंट ही होती ना, कि C ने पहले एक स्टेटमेंट दी हुई है कि C owes B, तो वो भी रेलेवेंट होती. बट नाउ द सूट इज बिटवीन B एंड A एंड हिज पोजीशन नीड्स टू बी प्रूव्ड, तो ये वाली C की स्टेटमेंट रेलेवेंट है, ठीक है. देन वी हैव सेक्शन 18. रेफरी एडमिशंस हैं. अगर आपने किसी को कहा है कि आप उससे पूछ लीजिए, कोई भी बात है, कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है, आपने किसी को रेफर कर दिया, आप उससे पूछ लीजिए, तो जिससे फिर हम पूछेंगे उसका जो जवाब होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज द एडमिशन. अगर वो आपके अगेंस्ट है इट विल बी कंसिडर्ड एज एडमिसिबल. लेट्स सी. Statements made by the persons to whom a party to the suit has expressly referred for information in reference to a matter in dispute are admissions. These are, for example, reference to arbitration, right? वो इसमें कंसिडर की जाएंगे. फिर मतलब जो वो थर्ड पार्टी कहेगी वो आपके लिए बाइंडिंग होगा, देन आप वापस नहीं जा सकते, ठीक है. ओके, लेट्स सी इन क्रिमिनल केसेस इसको कैसे करेंगे, ये एक चीज देख लेते हैं. नाउ लेट्स सी. Accused tells the police officer that my wife can make a list of items, right, which are lying at my place. She knows everything. So whatever the list the wife is going to make, now it is going to be binding on the accused because this was referral. जो भी admission होगी वो इसके against हो सकती है. Okay. Certain property, list of certain property. So whatever she makes, that is considered as binding on the accused. Okay. All right. Now we have section 90, क्योंकि ये section 19 एक exception की तरह माना जाता है against the general rule that admission is only a statement. It is only considered as an admission if it is against the interest of the maker.
आप अपने फेवर वाली स्टेटमेंट्स को एडमिट नहीं कर सकते हैं, बट देन देर आर एक्सेप्शंस विच आर कंटेन्ड इन सेक्शन 19 विच आर इन द फेवर, वो स्टेटमेंट्स भी रेलेवेंट हैं जो आपके फेवर में है। नाउ लेट्स सी, admissions are relevant and they may be proved as against the person who makes them or his representative in interest, but they cannot be proved by or on behalf of the person. तो against वाला तो समझ आता है, पर आपके जो फेवर में है हम उसको एडमिट नहीं कर सकते हैं, और by his representative in interest except in the following cases. तो exceptions क्या है आपकी 1, 2, 3. Let's see. And admissions may be proved by or on behalf of the person making it. किसी के फेवर वाली स्टेटमेंट भी हो सकती है एडमिट व्हेन इट इज ऑफ सच अ नेचर दैट जिस पर्सन ने अगर वो बोली है, अगर उस पर्सन की डेथ हो जाए, इट वुड बी रेलेवेंट एज बिटवीन द थर्ड पर्सन एज अ डाइंग डिक्लेरेशन। उसके फेवर में थी, एक्स के फेवर में थी, उसने स्टेटमेंट दी थी, अब उसकी डेथ हो चुकी है, नाउ इट इज रेलेवेंट एज अ डाइंग डिक्लेरेशन इन द थर्ड पार्टी, तो ये रेलेवेंट है। नेक्स्ट, an admission may be proved by or on behalf of the person who's making it when it consists of a statement of the existence of any state of mind, body, relevant or an issue made or about the time when such state of mind or body existed and is accompanied by the conduct rendering its falsehood improbable. तो हम क्या कर रहे हैं, हम उस पर्सन की स्टेटमेंट को यहाँ पे रेलेवेंट बना रहे हैं, मे बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हु इज मेकिंग इट। ठीक है, तो उस पर्सन ने सपोज कोई भी स्टेटमेंट दी अपने फेवर के अंदर, या उसके बिहाफ पे किसी को भी हम अलाउ कर सकते हैं, दैट पर्सन इज नॉट अवेलेबल टू प्रूव व्हाट अ स्टेट ऑफ बॉडी और अ स्टेट ऑफ माइंड। ये स्टेटमेंट जो उसके फेवर में भी हो सकती है। ये स्टेटमेंट तब आई थी जब वो स्टेट ऑफ माइंड या बॉडी जो है वो एग्जिस्ट कर रहा, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग दैट इज ऑल्सो अकम्पनीड बाय कॉन्डक्ट, एक एक्सटर्नल एक्शन भी उसके साथ ऐसा अकम्पनीड है कि जिससे ये समझ आ रहा है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, देयर इज नथिंग जो उसकी फॉल्सहुड की तरफ इशारा करे। एडमिशन मे बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हु इज मेकिंग इट इफ इट इज रेलेवेंट अदरवाइज देन एज एन एडमिशन। अगर वो एडमिशन की तरह नहीं, किसी और सेक्शन के अंदर आपका वो वाला स्टेटमेंट रेलेवेंट हो सकता है या वो कॉन्डक्ट रेलेवेंट हो सकता है, तो देन इट इज रेलेवेंट इवन इफ इट इज इन योर फेवर। ठीक है, द क्वेश्चन बिटवीन ए एंड बी इज वेदर सर्टेन डीड इज और इज नॉट forged. A affirms that it is genuine. B says it is forged. A may prove a statement by B that the deed is genuine, and B may prove a statement by A it is forged against. ठीक है, but A cannot prove a statement by himself that the deed is genuine. ठीक है, वो उसके फेवर में आ जाएगी। Nor can B prove a statement by himself that the deed is forged. A, the captain of ship, is tried for casting her away. Evidence is given to show that the ship was taken out of her proper course. A produces a book which was kept by him in the ordinary course of his business, showing observations alleged to have been taken by him from day to day and indicating that the ship was not taken out of her proper course. A may prove these statements because they would be admissible between the third parties if he were dead under 26. ठीक है, वो dying declaration क्या? A is accused of a crime which is committed by him at Kolkata. He produces a letter which is written by him and dated at Chennai on that day and bearing the Chennai postmark of that day. The statement and the date of the letter is admissible, hence if A were dead, it would be admissible under 26B. A is accused of receiving 26B के अंदर, I mean not dying declaration, sorry, B and C के अंदर, sorry I mentioned something else. 26 जो है उसमें आपका एक रेफरेंस दिया गया है कि when there is a particular method of a course of doing particular things, या डायरी के अंदर आपने वो चीज हिसाब अपना पूरा लिखा है, and then if that person is not available at the future date, तो वो सारी उसकी जो स्टेटमेंट्स है वो एडमिसिबल हो सकती है। A is accused of receiving stolen goods, knowing them to be stolen. He offers to prove that he refused to sell them below their value. A may prove these statements even though they are admissions because they are explanatory of the conduct influenced by the fact in issue. So even if they are self-serving statements, self-serving मतलब जो आपके फेवर में होती है, बट फिर भी वो उसको प्रूव कर सकता है क्योंकि उसमें साथ में एक कॉन्डक्ट भी है उसका, कि कोई उसके पास आया था, उसने मना कर उसको एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर बेचने के, उस बिलो प्राइस के ऊपर। तो दिस शोज, तो सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट तो है ही है, बट साथ में एक फिजिकल कॉन्डक्ट भी है जो इस स्टेटमेंट को और पक्का करता है। A is accused of fraudulently having in his possession counterfeit currency, which he knew to be counterfeit. He offers to prove that he asked a skillful person to examine. Again, I mean,
वो अपने conduct को prove कर रहा है. As he doubted whether it was counterfeit or not, and the person did examine and told that it was genuine. A may prove these facts. क्योंकि स्टेटमेंट तो है ही है उस पर्सन की, और साथ में क्या है, कॉन्डक्ट भी है उसका, कि उसने एग्जामिनेशन कराया. व्हेन ही वाज इन डाउट, he actually got it examined and then he believed on that person's statement. So ये वो प्रूव कर सकता है. ठीक है. I hope this is clear. Now just a minute. I think we have covered. Exceptions part भी हमने cover कर ही दिया है. I think it is done. Now we will move on to the confessions part, right? Admissions in civil and criminal cases when it is relevant. यही easy सा है, without prejudice वाला point है कि अगर आपने party, let's just read this. Admissions in civil cases when relevant, and let's see, in civil cases no admission is relevant if it is made either upon an express condition that evidence of it is not to be given, or under circumstances from which the court can infer that the parties agree together the evidence of it should not be given. Nothing in this section shall be taken to exempt any advocate from giving evidence of any matter of which he may be compelled to give evidence under section 132 1 and 2. Now basically ये section 21 के अंदर इन्होंने कहा है कि सिविल केसेस के अंदर कई बार एडमिशंस रिलेवेंट नहीं होती हैं. अगर पार्टीज ने, सपोज दो पार्टीज, उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उन्होंने पहले ही लिख दिया था कि जो भी वो एडमिशंस कर रहे हैं, जो भी वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इनको हम बाद में यूज नहीं कर सकते हैं अगेंस्ट ईच अदर. तो उसमें अगर हमने वर्ड यूज कर लिए विदाउट प्रेजुडिस, तो फिर हम उन स्टेटमेंट्स को यूज नहीं कर सकते. मतलब पहले से ही उन्होंने अपना ये एग्रीमेंट कर लिया था. बट डेफिनेटली दिस डज नॉट बिलोंग, ये जो प्रोविजन है, दिस डज नॉट अप्लाई इन दो सिनेरियोज. सपोज जैसे एक कोई लॉयर है, राइट? नो डाउट लॉयर एंड क्लाइंट की इंफॉर्मेशन जो होती है, आई मीन कम्युनिकेशन जो होती है, दिस इज अ प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, दिस इज प्रोटेक्टेड. बट अगर कोई इलीगल काम करना है, आपने कोई क्राइम करना है, तब ये प्रोटेक्टेड नहीं है, और आप यहाँ पे विदाउट प्रेजुडिस वाला क्लॉज लगा के उसको जो है वो इस सेक्शन के अंदर नहीं लेके आ सकते. ठीक है, दिस इज सिंपल. 20 is also simple, and then in the next class I think we will start with confessions. थोड़ा सा admissions के ऊपर दोबारा से हम आएंगे जब हम confessions करेंगे, because confession is also an admission. So let me complete confessions with you, and after that we will wind up the topic on admissions. All right, so that's all in this class. We'll soon be recording the confession class as well. Very important topic. And yes, I will be bringing the questions on admissions and confessions in the next class. जो mains के questions पहले आ चुके हैं. ठीक है. All right. Thank you so much, everyone, and have a good day ahead.